नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी की जो वैकेंसी आई हुई है इंटर लेवल पे, इसमें जो है टोटल वैकेंसी की संख्या हालांकि शुरुआत में तो 11,098 ही थी, लेकिन बाद में इसमें 1101 वैकेंसी और ऐड हुई है, जिसके बाद कुल रिक्तियों की संख्या बनती है 12,199। तो ये अच्छा खासा सीट है दोस्तों, और इसके लिए हमें अच्छी तैयारी की भी आवश्यकता है। और इसके एग्ज़ाम की संभावना जो है आपके जनवरी तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए। तो काफ़ी संभावना, क्योंकि बिहार सरकार काफ़ी तेज़ गति से अभी चल रही है। तो आज हम लोग इसकी शुरुआत करने वाले हैं, इसकी तैयारी की। प्रैक्टिस सेट आज हम लोग 1 करेंगे। हालांकि मैं नई बुक नहीं ला पाया हूं अब तक, तो कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस सेट है जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही है। जो लोग जानना चाहते हैं कि ये बुक कौन सा है, तो ये रिमाइंडर का बुक है दोस्तों। रिमाइंडर का प्रैक्टिस सेट है जो पुराना वाला ही है, मतलब 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे। तो इसको हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 1 का जीके जीएस देखने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए क्लास के अंत तक, काफ़ी बेनिफिट रहने वाला है आपको। मैं पूरे क्वेश्चन को डिटेल में कराऊंगा। और जो लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक होगा, उससे आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। और आप में से जो भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपके लिए जो है हर रोज ऐसे ही क्लास आती ही रहेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आज पहली क्लास है, हालांकि ये सब बताना ज़रूरी था। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि कलहन की राज तरंगनी की रचना कब हुई थी। तो कलहन की जो राज तरंगनी है दोस्तों, इसकी रचना होती है 12वीं शताब्दी में। और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो है पहला प्रयास ये कलहन ने ही किया था। कलहन ने अपनी इस पुस्तक में राज तरंगनी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, ये सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। भारत का ये सबसे प्राचीन नगर है, इसको ध्यान में रखेंगे। और एक पुरातत्वविद थे पिग्गट। पिग्गट ने जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और सिंधु सभ्यता में जो मुहरें प्राप्त हुई है उस पर पशुपति की मूर्ति मिली है, ये भी जो है मोहनजोदड़ो से ही मिला है। और सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि। तो इन दोनों का विश्वास है दोस्तों, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, कर्म और पुनर्जन्म में। इसमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि मथुरा कला जो है दोस्तों, ये जैन धर्म से ही संबंधित है। और खजुराहो में जो जैन मंदिर है उसका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, खजुराहो का मंदिर जो है किन शासकों ने बनाया था। तो ये चंदेल शासकों ने बनवाया था, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, ईसाइयों का पवित्र चिन्ह क्या है। तो ईसाइयों का जो पवित्र चिन्ह होता है दोस्तों, क्रॉस होता है, जिसको सलीब कहते हैं। और ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो ईसा मसीह थे। और ईसाई धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ है ये बाइबिल है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और ईसा के जन्म दिवस को जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। और ईसा मसीह को जो है 33 ईस्वी में सूली पे चढ़ाया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी दोस्तों 323 ईस्वी में ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर का जन्म जो है दोस्तों ये 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म होता है।
और सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, मकदूनिया के शासक थे। और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। ये सब भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष दोस्तों किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे। और इसके अलावा कनिष्क के दरबार में और भी लोग रहते थे, जैसे चरक थे। तो चरक जो थे आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। अश्वघोष जो थे ये दोस्तों बुद्ध चरितम के रचनाकार हैं, बुद्ध चरितम, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की है? तो 12 मासा की रचना की है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना 12 मासा है। बाकी के विकल्प की बात करें तो अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, तुगलकनामा जो है ये अमीर खुसरो की रचना है। अब्दुल मलिक इसामी इनका पूरा नाम था, इसामी का। इसामी की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों फतुह उस सलातीन है, फतुह उस सलातीन, ये जो है इसामी की रचना है। और रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है ये रसखान की प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, के.आर. नारायण के समाधि स्थल को कहा जाता है? तो दोस्तों के.आर. नारायण के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, ये ऑप्शन में नहीं है। तो इसका जो समाधि स्थल है दोस्तों के.आर. नारायण का, इसको कहा जाता है उदय भूमि। उदय भूमि ध्यान में रखेंगे आप, ये कहा जाता है। बाकी के ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो कर्म भूमि जो है ये शंकर दयाल शर्मा की समाधि स्थल है, शंकर दयाल शर्मा। वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का नाम आप ध्यान में रखेंगे, चौधरी चरण सिंह के समाधि घाट का नाम किसान घाट है। और विजय घाट जो है दोस्तों ये है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य अस्तित्व में आया था? तो विजयनगर राज्य जो अस्तित्व में आया था यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई ने की थी। और विजयनगर साम्राज्य पर संगम, सुलु, तुलु और अराविडु इन 4 वंशों ने शासन किया था, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस गृह से स्थापित किए वह कौन सा था? तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था तो वो था दोस्तों कछवाहों। अकबर ने कछवाहों से सबसे पहले विवाह संबंध स्थापित किया था। अकबर के दरबार में दोस्तों नवरत्न रहते थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध संगीतकार जो थे वो तानसेन थे, नवरत्नों में से एक। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वो अब्दुस सम्मत था। इसके अलावा दसवंत और बसावन भी जो है दोस्तों अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, तानसेन का असली नाम क्या था? तानसेन का दोस्तों असली नाम था रामतनु पांडे, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया? तो ये मीर जुमला ने भेंट किया था दोस्तों। मीर जुमला नाम का एक समय था जो कि कोहिनूर हीरा शाहजहां को भेंट किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाने वाला था औरंगजेब, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। औरंगजेब के गुरु का नाम था दोस्तों मोहम्मद हाकिम। और औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानता था, ये आप ध्यान में रखेंगे, सुन्नी संप्रदाय को मानता था यह, और इसे ही जिंदा पीर भी कहा जाता है।
औरंगजेब के समय में जाट विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों औरंगजेब से जुड़ी हुई, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, शिवाजी के मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो शिवाजी के मंत्री परिषद में दोस्तों प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि शिवाजी के मंत्री परिषद में जो है पेशवा सबसे ऊपर का पद होता था, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं आज के डेट में। और शिवाजी के जो गुरु थे दोस्तों, ये कोंडदेव थे। गुरु के बारे में काफी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। तो शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था, ये ध्यान में रखिएगा। और आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु जो थे इनके, रामदास का काफी प्रभाव था दोस्तों। तो आध्यात्मिक गुरु इनके रामदास थे, और ऐसे जो गुरु थे, नैतिक गुरु थे कोंडदेव। शिवाजी का जो मंत्री परिषद होता था दोस्तों, उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मराठों का जो है मंत्री परिषद क्या कहलाता है? तो वो अष्टप्रधान कहलाता था। ये बात ध्यान में रखेंगे। और शिवाजी के दरबार में जो है मराठी भाषा ही प्रयोग में लाई जाती थी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना? तो ये बना था दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर बना था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये बात ध्यान में रखिएगा। और 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, और इसने भारतीयों को उत्तरदायी पद पर नियुक्त किया था। ये बात इसके बारे में आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था जो जनरल डायर, इसको मारने वाला था उधम सिंह। तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये बात ध्यान में रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ये था। कुछ नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसी के विरोध में जो है शांति सभा हो रही थी, जिस पर कि जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें काफी लोग मारे गए थे। तो इसका बदला उधम सिंह ने लिया था, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था दोस्तों अगस्त 1942 में। इसके अलावा आप ध्यान में रखिएगा कि मार्च 1942 में जो है, मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है पारित हुआ था। मार्च 1942 में नौसेना का विद्रोह जो हुआ था दोस्तों, ये हुआ था फरवरी 1946 में। ये नौसेना के विद्रोह की तिथि है। कैबिनेट मिशन जो बना था, यह मार्च 1946 में बना था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन बना था दोस्तों, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो ये तैयार करने वाली थी दोस्तों मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा ने ही भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा का डिजाइन तैयार किया था, इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है।
और ये 86वें संविधान संशोधन की तिथि जो है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का वेतन जो है दोस्तों, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्य की जो संचित निधि होती है, इसी से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। यह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये राइन नदी है दोस्तों। राइन नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश कहते हैं जैसे कि ऊपरी पठार है और इसका बीच वाला हिस्सा धंस जाए तो इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। जब दो चट्टानों के बीच में भ्रंश आ जाए तो इससे भ्रंश घाटी का निर्माण होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है दोस्तों, ये जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को, इसको ध्यान में रखेंगे। पनामा कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसके अलावा कील नहर जो है उत्तरी सागर और गेटेनबर्ग को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना है ये कुल्टी में स्थापित किया गया था। और देश में जो सबसे बड़े पैमाने पर कारखाना लगा था 1907 में लगा था दोस्तों, 1907 ईस्वी, ये ध्यान में रखिएगा। 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्णरेखा नदी के घाटी में साक्षी नामक स्थान पर लगा था। और ये जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाया गया था, इसका स्थापना किया गया था टाटा लौह इस्पात कंपनी का, तो इसको अभी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, हिडकल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो हिडकल परियोजना जो है ये घाट प्रभा नदी पर बनी हुई है। और ये जो है दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। घाट प्रभा नदी पर बना हुआ है हिडकल परियोजना, ये कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना को किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? तो जवाहर रोजगार योजना को जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था, जो कि चली थी 1985 से 1990 तक। ठीक है, तो जवाहर रोजगार योजना को 7वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक से अधिक अवसर को जुटाना। योजना में जो है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में 5% वार्षिक वृद्धि का दर रखा गया था, लेकिन इसमें जो वृद्धि रही थी वो 5.8% रही थी। तो ये योजना काफी सफल रही थी, हालांकि सफल ही रही थी, थोड़ी ज्यादा रही थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू। ये जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। इसमें से जो है दोस्तों और दो बातें हैं, एक होता है रैम और एक होता है रोम। तो रैम जो होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, इसको कंप्यूटर का याददाश्त कहा जाता है। और रोम होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। ये जो है कंप्यूटर को प्रोग्राम संचालित करने का निर्देश देता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, बीएसई सेंसेक्स निम्नलिखित में से किस स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक है? तो ये है दोस्तों मुंबई का। बीएसई का फुल फॉर्म ही होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो बाद में जाके ये मुंबई बना, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है दोस्तों पात्र निषेचन और फिर गर्भ में जो है उसका प्रतिरोपण कर दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यही होता है, इसका निषेचन पात्र में होता है, टेस्ट ट्यूब में होता है। और उसका निषेचन के बाद जो है जायगोट को उसको जो है गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्वात यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में होती है दोस्तों 2 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर पूछ लिया जाए जल में कितनी होती है, तो जल में होती है 2.25 गुना 10⁸। 10⁸ जो है आपका नहीं बदलेगा, सिर्फ जो है ये आगे वाला जो है, तो जल में होती है दोस्तों कितनी, 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर पूछ लिया जाए तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल बताएं, तो इसमें होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो ये होता है 4.2 गुना 10⁻³ जूल। 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए आपसे 1 कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है, तो 1 कैलोरी जो है दोस्तों, 1 कैलोरी ये बराबर होता है 4.186 जूल के। ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, तो डायनेमो का सिद्धांत जो है दोस्तों, ये आधारित होता है फैराडे के नियम पर। तो फैराडे के नियम को आप ध्यान में रखेंगे। और धारिता का जो दोस्तों एसआई मात्रक होता है, ये फैराड होता है। फैराड जो है ये धारिता का एसआई इकाई होता है। फैराडे एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, इसलिए प्रयोग के लिए जो है माइक्रो फैराड का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रो फैराड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। आपने जब भी कंडेंसर लाया होगा, कंडेंसर पंखे में जो लगा हुआ होता है, हालांकि इसका टेक्निकल नाम कुछ और है, तो कंडेंसर में आपको यही आपको देखने के लिए मिलेगा 4.2 माइक्रोफैराड, 3.5 माइक्रोफैराड, इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। तो उसका टेक्निकल नाम होता है दोस्तों कैपेसिटर, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है, तो हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बनता है सिर्फ एक न्यूट्रॉन से। हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं उसके नाभिक में सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबा कर रखा जाता है। सोडियम धातु को दोस्तों केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, और आर्द्र हवा में यानी नमी युक्त हवा अगर रहेगी तो सोडियम की सतह मलिन पड़ जाती है, क्योंकि उस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की सतह जमा हो जाती है, जो कि जलवाष्प से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर लेता है। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड वायु में जितनी उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होगी उससे संयोग करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ जो होता है किसका बहुलक यानी पॉलीमर है? तो प्राकृतिक बहुलक जो होता है रबड़, ये होता है दोस्तों आइसोप्रीन का बहुलक। आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका आणविक सूत्र जो होता है दोस्तों C5H8 होता है आइसोप्रीन का। और कृत्रिम रबर के विकास का श्रेय जो है मैथ्यूज एवं हैरिस को जाता है। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यूज और हैरिस नाम करके, तो इन्होंने कृत्रिम रबड़ को बनाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। तो पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, हीमोग्लोबिन हमारे रुधिर में पाया जाता है, और इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? तो मीरा बहन जो थी दोस्तों ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी। मीरा बहन महात्मा गांधी की अनुयायी थी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु अगर पूछ ले आपसे तो वो थे गुरु गोपाल कृष्ण गोखले।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और महात्मा गांधी को जो है सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और महात्मा गांधी को सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा था। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मारिया मोंटेसरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दोस्तों बाल शिक्षा से। मारिया मोंटेसरी जो है ये इटली की डॉक्टर और शिक्षा शास्त्री हैं, जो कि 1939 ईस्वी में भारत आती हैं और भारत में आकर बच्चों की शिक्षा का विकास करती हैं। तो मारिया मोंटेसरी जो है 1939 में भारत आती हैं और भारत आकर जो है बच्चों की शिक्षा का विकास करती हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो ये धारण की थी 1877 ईस्वी में। 1 जनवरी 1877 को जो है 1 जनवरी 1877 याद रखिएगा, दिल्ली के कोरो नेशनल पार्क में क्वीन विक्टोरिया जो है कैसरे हिंद और भारत की महारानी की पदवी धारण करती हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक ओलंपिक के पिता कहलाते हैं पियरे डी कुबर्टिन। इन्होंने ही दोस्तों ओलंपिक के ध्वज का डिजाइन निर्माण किया था। ये जो आप देखते हैं कि ये सफेद पट्टी रहती है और उस पर जो है अलग अलग रिंग्स बने हुए होते हैं इस तरह से, तो ये डिजाइन तैयार करने वाले जो थे पियरे डी कुबर्टिन ही थे। इनका नाम आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो ये सफेद रंग का होता है दोस्तों। ओलंपिक ध्वज की जो पृष्ठभूमि होती है ये सफेद रंग की होती है, और ओलंपिक के ध्वज में जो है दोस्तों अलग अलग रंग होता है, अलग अलग निशान के लिए। नीला, पीला, काला और हरा रंग होता है, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट को निरूपित करता है, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब। तो आप फिगर में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैन और सुपरमैन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैन और सुपरमैन पुस्तक के लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। अगर पूछ ले आपसे वॉर एंड पीस किसकी रचना है, वॉर एंड पीस, तो ये लियो टॉलस्टॉय की रचना है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अन्ना कैरोलिना के लेखक जो है लियो टॉलस्टॉय हैं। ये सब पुस्तक का नाम जो है काफी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसको याद ही रख कर लेंगे आप लिस्ट को। अगला प्रश्न है, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया था? तो ये किया था जॉन एल वेयर्ड ने। जॉन एल वेयर्ड ने दूरदर्शन का आविष्कार 1926 में किया था दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे तेज गणना करने का विश्व रिकॉर्ड कंप्यूटर से भी तेज किसके नाम है? तो ये है दोस्तों श्रीमती शकुंतला देवी के नाम। तो शकुंतला देवी जो है 1980 में 1980 में ब्रिटेन के इंपेरियल कॉलेज ऑफ लंदन में यह रिकॉर्ड बनाई थी, जिसमें कि 13 अंक के 2 अंकों को जो है इन्होंने मात्र 28 सेकंड में ही गुना कर दिया था। 2 अंक 13 डिजिट के मिले थे इनको गुना करने के लिए, 28 सेकंड में इन्होंने जो है इसको गुना करके दिखा दिया था। तो ये रिकॉर्ड जो है श्रीमती शकुंतला देवी ने बनाया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम क्लोराइड जो है टेबल सॉल्ट का रासायनिक नाम है। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबा के रखते हैं दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड को जो है साधारण नमक कहा जाता है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी गर्भाधान कहाँ होता है? तो स्तनपायी जीवों में जो है डिंबवाहिनी नलिका में यानी फैलोपियन ट्यूब में दोस्तों ये निषेचन होता है। जितने भी स्तनपायी जीव होते हैं निषेचन डिंबवाहिनी नलिका में होता है।
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मेल को जो है निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद ओवरी से जो है फल का निर्माण होता है और ओवल से जो है बीज का निर्माण होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था नवंबर 1972 में। नवंबर 1972 में जो है बाघ को, रॉयल बंगाल टाइगर को जो है भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो है काफी शक्तिशाली, फुर्तीला और देखने में रौबीला जानवर है। तो इसे जो है नवंबर 1972 में हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय पशु के रूप में अपना लिया। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि क्या है? तो राष्ट्रगान का जो लघु रूप होता है दोस्तों, इसको गाने की अवधि होती है 20 सेकंड। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और भारत के राष्ट्रगान को गाने की अवधि जो है, फुल लेंथ को गाने की अवधि, ये 52 सेकंड है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन का आंसर तो 20 सेकंड है, लेकिन पूरा गाने में जो दोस्तों लघु रूप के अलावा जो गाते हैं, इसमें 20 सेकंड लगता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सी नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है? तो गरीबों की कथकली कहलाती है दोस्तों ओट्टम थुल्लल नृत्य। ओट्टम थुल्लल नृत्य को जो है जवाहरलाल नेहरू ने, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें गरीबों की कथकली कहा था। इस नृत्य को जो है दोस्तों 18वीं सदी में केचुन नाम्बियार ने स्थापित किया था। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कौन से नृत्य गरीबों की कथकली कही जाती है। तो ये ओट्टम थुल्लल नृत्य है। और किसने कहा था गरीबों की कथकली? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? तो भारत में जो सबसे ऊंची जैन संत गोमतेश्वर की प्रतिमा है दोस्तों, यह श्रवणबेलगोला में है, कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये जो है चामुंड राय के द्वारा मनाया गया था, चामुंड राय, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत कराई थी? तो भारत में अंग्रेजी की शिक्षा आरंभ कराने वाले थे दोस्तों लॉर्ड मैकाले। इसको अब ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी? तो इसकी जो मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई थी दोस्तों काठी। ठीक है। अब मराठा साम्राज्य के अगर संस्थापक पूछ लिया जाए आपसे तो शिवाजी थे। मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इनका पूरा नाम। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर जो है गुरु रामदास का प्रभाव था। और शिवाजी के दरबार में मराठा भाषा का प्रयोग किया जाता था। और इनकी जो मंत्री परिषद थी उसमें प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। और मंत्री परिषद जो होती थी दोस्तों, इसको क्या कहते थे हम लोग? अष्ट प्रधान कहा जाता था। शिवाजी का मंत्री परिषद अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो जैन दर्शन जो है दोस्तों सांख्य से संबंधित है। इसको ध्यान में रखिएगा। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और पुत्री का नाम अनुंजा प्रियदर्शनी था। और जैन धर्म के जो है दोस्तों 3 रत्न होते हैं जिनको जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। पहला होता है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण।
महावीर जो है ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो भारत का जो प्रथम नाभिकीय संयंत्र है दोस्तों, ये है अप्सरा। तो ये है दोस्तों अप्सरा। अगले दिन से दोस्तों हम लोग दूसरे बुक से जो है प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ये बुक 1 नंबर का नकारा है, इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूं आज। अगला प्रश्न है, गीतांजलि एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है? तो गीतांजलि एक्सप्रेस दोस्तों चलती है मुंबई से, जो है गीतांजलि एक्सप्रेस हावड़ा से मुंबई के बीच में चलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। गीतांजलि एक्सप्रेस जो है हावड़ा से मुंबई चलती है। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है दोस्तों, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। निव्वल आय का अंतर होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं, तो ये होता है राष्ट्रीय आय, और इसको जब हम भाग देते हैं देश की कुल जनसंख्या से, प्रति व्यक्ति आय, ये निकल के आएगा दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो ये सबसे अधिक शर्करा की मात्रा होगी भोजन के तुरंत बाद। ठीक है दोस्तों, तो भोजन के तुरंत बाद जो है रक्त में शर्करा की मात्रा काफी ज्यादा होती है, और रक्त को थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो होता है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन, इसको ध्यान में रखिएगा आप। रक्त समूह की खोज जो है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, और इसके लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला जो है दोस्तों, ये है अन्ना चांडी। अन्ना चांडी जो है केरल उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, केरल से थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण करने का अधिकतम आयु सीमा जो होता है दोस्तों, ये होता है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में दोस्तों समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। वर्तमान में संविधान के संघ सूची में अगर बात की जाए तो 99 विषय हैं, और राज्य सूची में 61 विषय हैं, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है दोस्तों, ये होती है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग, इसके जो है प्रमुख होते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल अगर बताया जाए तो 16 वर्ष 9 महीना और 13 दिन का इनका कार्यकाल था। 16 वर्ष 9 महीने और 13 दिन जवाहरलाल नेहरू का जो प्रधानमंत्री काल जो है सबसे ज्यादा था, और सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है दोस्तों यह भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। बिहार के जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यह है 345 किलोमीटर, और बिहार के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो है यह 483 किलोमीटर।
तो लगभग इतना ही है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है डाटा दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा हुई थी दोस्तों 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 जो है, ये है बिहार के स्थापना दिवस की घोषणा की तिथि। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न है, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिहार में जो है गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों। इसको ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध को बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में अंग्रेजों और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली, एक तरफ अंग्रेज थे, एक तरफ मीर कासिम, शुजाउद्दौला और अहमद शाह अब्दाली की संयुक्त सेना थी, जिसमें कि ये संयुक्त सेना हार जाती है और अंग्रेज विजयी हो जाते हैं और इनका प्रभुत्व जो है भारत में कायम हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी। कोसी नदी को ही दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। यह कोशिकी के नाम से भी जानी जाती है। कोसी नदी पूर्वी नेपाल में हिमालय की उच्च पर्वत श्रेणियों के मध्य से सप्तकौशिकी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्म काल में बिहार का कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो उस समय जो है सबसे गर्म दोस्तों जो है गया जिला था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें हम, तो वर्तमान में जो है दोस्तों शेखपुरा जो है, शेखपुरा यह सबसे गर्म जिला है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। जहां पटना का टेम्परेचर 44.7 डिग्री सेल्सियस रहा है, वहीं शेखपुरा के टेम्परेचर की बात करें दोस्तों तो 45.1 डिग्री सेल्सियस जो है शेखपुरा का टेम्परेचर रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो चावल के उत्पादन में रोहतास 1 नंबर पे आता है, फिर औरंगाबाद आता है और उसके बाद कैमूर आता है। ठीक है दोस्तों, तो चावल के उत्पादन में ध्यान में रखिएगा कि रोहतास सबसे अव्वल दर्जे पे आता है बिहार में। अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 कहा जाता है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? तो बिहार में सबसे पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना समस्तीपुर में की गई थी और ये कृषि विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, इसका नाम है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1970 ईस्वी में की गई थी, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? तो महालया का जो है दोस्तों तात्पर्य है पितृपक्ष से। बिहार में महालया का तात्पर्य पितृपक्ष से है। इस पक्ष में गया का महत्व अत्यधिक ज्यादा है। विश्व के कोने कोने से लोग जो है यहाँ पर अपने पूर्वजों को पिंडदान देने के लिए आते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों GS का जो प्रश्न है यहाँ 70 नंबर तक ही दिया गया है। अगले दिन से हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट किसी और प्रकाशन का जो है स्टार्ट करेंगे। इसमें अशुद्धि है थोड़ा, तो इसका PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे एक बार अच्छे से। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।